बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे लेक्चर चल रहा है शेयर फेलियर लिमिट सेट्स बीम्स विद वेब रीइंफोर्समेंट का। जो पहला शेयर फेलियर लिमिट सेट है वो हमने डिस्कस कर लिया पिछले लेक्चर में, फेलियर ड्यू टू यील्डिंग ऑफ द स्टिरअप। नेक्स्ट जो हम अभी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है शेयर फेलियर इनिशिएटेड बाय फेलियर ऑफ द स्टिरअप एंकरेजेस, यानी स्टिरअप की एंकरेज फेल हो जाए। इस फेलियर को अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। So shear failure initiated by failure of the stirrup anchorages। हमने इससे पहले ये इक्वेशन डिस्कस की थी जब हम इससे पहले लेक्चर डिस्कस कर रहे थे। ये वाली इक्वेशन हमने इसमें डिस्कस की थी। इफ़ आई कैन शो यू दैट इक्वेशन, ये हमने डिस्कशन की थी। उसके अंदर नीचे जो मैंने इक्वेशन आपको दिखाई है, ये हमने कहा था कि इससे हम स्पेसिंग ऑफ द स्टिरअप्स कैलकुलेट करेंगे। अब इसमें जो हमने एफ एस की वैल्यू ली है, स्टिरअप स्ट्रेस की जो वैल्यू कंसिडर की है, ये वैल्यू हमने कंसिडर की है एफ वाई टी के बराबर, यील्ड स्ट्रेंथ के बराबर कंसिडर की है। ये इसका मतलब क्या है, हम एज्यूम ये कर रहे हैं कि अल्टीमेट स्टेज पे हमारा जो स्टिरअप है वो यील्ड कर रहा होगा, यानी वो पूरी यील्ड स्ट्रेंथ के स्ट्रेस तक पहुंच रहा होगा। ये तभी पॉसिबल है अगर वो उस स्ट्रेस तक पहुंचने से पहले एंकरेज की वजह से, यानी उसकी एंकरेज मेंटेन रहे। मैं आपको एक फिगर के थ्रू ये बात समझाता हूँ। मसलन मैं एक समझाने के लिए एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। मसलन मैं एक सिंप्लीफाइड डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ जिसके अंदर मैं ये समझाना चाहूँगा कि आप इसको इमेजिन कर सकें कि वो बेसिकली फंक्शन क्या कर रहा है, वो जो बार है वो क्या फंक्शन प्ले कर रहा है इस सारी सिचुएशन में। मैं ये क्रैक की एक साइड और दूसरी साइड को मैंने डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट कर दिया है। हमारी बार जो है वो यहाँ पे गुजर रही है, मतलब स्टिरअप जो बार है वो ये ऐसे इस जगह पे लगी हुई है। अब ये जब शेयरिंग होगी तो शेयरिंग की हमने टेंडेंसी डिस्कस की थी कि ये स्टिरअप जो है इसमें जो रोल प्ले करेगा वो इस तरह से प्ले करेगा कि ये स्टिरअप इन दोनों को इन प्लेस रखेगा। यानी यहाँ पे जो शेयरिंग फोर्स लग रही है, जिसको मैं VU से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, उसको रेजिस्ट करने के लिए इस प्लान के अलोंग उसको रेजिस्टेंस मिलने के लिए ये वाली जो प्लान है कि ये प्लान फेलियर ना हो, पोटेंशियल जो प्लान है इसमें दो हमारे पास सोर्सेज हैं रेजिस्टेंस की। एक VC हमने डिस्कस किया था और VS डिस्कस किया था। ये VS जो है वो बेसिकली टेंसाइल फोर्स है इस स्टिरअप के अंदर। ये जो स्टिरअप है इसके अंदर ये टेंसाइल फोर्स है। बेसिकली प्रोसेस ये हो रहा है कि ये स्टिरअप जो है वो ये समझ लें कि ये ऊपर को जाना चाह रहा है, ये नीचे को आना चाह रहा है, ठीक है। अब अगर ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि VC 0 है, यानी इसके अलावा कंक्रीट की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, यानी सिर्फ स्टिरअप की परफॉर्मेंस को देखने के लिए मैं बात समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि स्टिरअप के अंदर किस तरह का फेलियर हो सकता है, एंकरेज फेलियर। मैं इस वक्त एज्यूम कर रहा हूँ कि VC जो है वो 0 है। 0 होता नहीं, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ ताकि आप समझ सकें। अब ये जो बीच में यानी बार ये ऊपर जाना चाह रहा है, ये वाली साइड ये नीचे आने चाह रही है, तो अगर ये बीच में से बार ना गुजर रही हो ये वाली स्टिरअप बार, तो फिर तो ये फ्रीली ऊपर नीचे जा सकते हैं एज्यूमिंग के VC 0 है। लेकिन अगर ये बार मौजूद होगी तो ये बार इस रिलेटिव मूवमेंट को प्रिवेंट करेगी। अब ये बार खुद किस तरह की फोर्स ले रही होगी, टेंशन फोर्स ले रही होगी। ये इसकी फर्दर मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए इस तरह की सिचुएशन ड्रॉ कर रहा हूँ कि एक बार ब्लॉक आपका ये पड़ा हुआ है, दूसरा ब्लॉक ये पड़ा हुआ है, और इनके बीच में से एक आपने बार गुजारी हुई है ऐसे करके, ये बार के थ्रू आपने इनको कनेक्ट किया हुआ है। अब आप लोड ऐसे लगा रहे हैं कि ये बार को ऊपर खींच रहे हैं, इस वाले ब्लॉक को आप नीचे खींच रहे हैं। अब जाहिर है इस प्रोसेस को रोकने के लिए ये जो बार है इसके अंदर टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप होंगी, तभी ये बार इन दोनों की ब्लॉकेज के रिलेटिव मूवमेंट को, अवे मूवमेंट को प्रिवेंट कर सकेगी। इस वक्त जो हम कंसिडर कर रहे हैं वो ये है कि बार है बड़ी स्ट्रांग, बार की स्ट्रेंथ एक्सीड नहीं हो गई है, स्ट्रेस इतना ज़्यादा नहीं हो कि स्ट्रेंथ एक्सीड हो गई, बल्कि इस वक्त जो हम फेलियर कंसिडर कर रहे हैं वो ये है कि ये बार मसलन इस तरह से मैं एग्जांपल के तौर पे एक साइड से इसको कर देता हूँ फेल, ऊपर वाले ब्लॉक को
आपने ऊपर की तरफ खींचा तो ये बार नीचे वाले ब्लॉक में से बाहर आ गया, ठीक है। नीचे वाला जो ब्लॉक है उसमें से बाहर पुल हो गया, यानी इसको इस एंड से कुछ एंकरेज इतनी नहीं मिल सकी कि ये बार उसके अंदर रह जाती, ब्लॉक के अंदर। इस तरह का ये, अब ये तो मैंने प्योर टेंशन आपको, प्योर एक्सियल लोडिंग में समझाया आपको इस तरह से, लेकिन यहाँ भी चूंकि बार के अंदर तो टेंसाइल फोर्सेस जा रही हैं इस दोनों साइड्स ऑफ द क्रैक को रिलेटिव स्लाइडिंग से प्रिवेंट करने के लिए अलोंग दिस इंक्लाइंड प्लान। इस बार के अंदर तो टेंसाइल फोर्स है, तो अब वो टेंसाइल फोर्स डेवलप होने के लिए ज़रूरी है कि ये, अगर ये बार हम चाहें कि ये यील्ड स्ट्रेंथ तक स्ट्रेस हो जाए, तो फिर ये बार ज़रूरी है कि प्रॉपरली एंकर किया गया हो, यानी इसको प्रॉपरली कंक्रीट के अंदर समझ लें कि एम्बेड किया गया हो कि ये बाहर पुल होके ना निकल आए, यानी फेल हुए बगैर, यील्डिंग पे हुए बगैर ये कहीं एंकरेज फेलियर ना हो जाए। इसको हम एंकरेज फेलियर कहेंगे, ठीक। इसकी आप आसान से आप इसकी मिसाल ऐसे भी समझ सकते हैं कि मसलन आपने हाथ के अंदर, आपके हाथ को मैं एक फिक्स सपोर्ट के तौर पर ड्रॉ करता हूँ, आपने अपने हाथ में या किसी, चलो हाथ को छोड़े, मैं कहता हूँ कि आपने किसी जगह किसी तरह इस फिक्स सपोर्ट के साथ इस बार को फिक्स कर दिया और दूसरी तरफ आप इसके ऊपर लोड लगाने लग गए। एक फेलियर लिमिट स्टेट ये है कि इसका स्ट्रेस बढ़ते बढ़ते एफ वाई पे पहुंच जाए, यील्डिंग हो जाए इसकी, एक फेलियर तो ये। दूसरा फेलियर ये है कि आप इसको खींच रहे थे यहाँ से और ये यहाँ से ही उखड़ गया। अब ये इसलिए नहीं फेल हुआ कि बार का स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो गया कि वो यील्डिंग पे पहुंचे, ये इसलिए फेल हुआ कि इसको पीछे से कोई एंकर ही आप नहीं कर सके थे, ठीक हो गया। सो दिस इज व्हाट आई मीन बाय सेइंग एंकरेज फेलियर। ये थोड़ा सा बहुत डिटेल हम आगे, इससे अगला जो चैप्टर है डेवलपमेंट लेंथ, उसके अंदर डिस्कस करने लगे हैं कि बार की डेवलपमेंट, यानी बार की डेवलपमेंट से मुराद ये है कि मेकिंग श्योर कि वो बार अपनी पूरी स्ट्रेस, पूरी जो उसके अंदर यील्ड स्ट्रेंथ है उस तक वो अपनी बार स्ट्रेंथ डेवलप कर सके, उसका स्ट्रेस उस लेवल तक पहुंच सके, उससे पहले वो ना स्लिप हो ना वो उसके एंकरेज फेलियर हो। तो इसको इंश्योर करने के लिए अभी इस वक्त हम सारी डिस्कशन पर्सपेक्टिव ऑफ स्टिरअप्स के कर रहे हैं कि स्टिरअप प्रॉपरली एंकर होना चाहिए। अब स्टिरअप्स में मसला क्या होता है, हमने पहले डिस्कस कर लिया कि ये इंक्लाइंड क्रैक्स डेवलप होते हैं और हमने डिस्कस किया कि ये कंप्रेशन वाली साइड के ऊपर पेनिट्रेट करते हैं और ये काफ़ी ऊपर तक पेनिट्रेट कर जाते हैं। अब होता ये है कि मसलन अगर आप इस एक स्टिरअप को फॉर एग्जांपल कंसीडर करें, ये जो स्टिरअप है, इस स्टिरअप के अंदर जहाँ जहाँ ये क्रैक को ये इंटरसेप्ट कर रहा है, जैसे ये वाली जगह है या ये वाली जगह है, ये थोड़ी सी ये करके भी जगह आप समझ लें कि है, अभी जहाँ जहाँ क्रैक को ये इंटरसेप्ट कर रहा है उस क्रैक के अलोंग बेसिकली इसके अंदर उस क्रैक को बेसिकली वाइड एंड ओपन होने से रोकने की कोशिश कर रहा है। और इस जगह पे जहाँ ये क्रैक को इंटरसेप्ट कर रहा है, इन जगहों के ऊपर जैसे मैंने इन ब्लॉक्स को अगर मैं देखूँ तो जैसे ये ब्लॉक, ऊपर वाले ब्लॉक और नीचे वाले ब्लॉक को ये वाले जो रीजन है ये बेसिकली फेल होगा अगर यील्डिंग, ये बेसिकली इस जगह के ऊपर वो यील्ड स्ट्रेंथ जो है वो पूरी डेवलप होगी, यानी यहाँ पे हम उसकी जो स्ट्रेंथ है वो यहाँ इस जगह पे यहाँ पे वो स्ट्रेस है वो यील्ड स्ट्रेंथ पे पहुँचेगा, क्योंकि अंदर जो है जो कंक्रीट, जो बार अंदर एम्बेडेड है कंक्रीट में, वहाँ पे कंक्रीट और स्टील मिलकर रेजिस्ट कर रहे हैं, तो स्टील की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी कम है। तो जहाँ पे खाली बार रेजिस्ट कर रही है क्रैक, दो क्रैक सरफेसेस के बीच में जैसे बार गुजरती है, तो वहाँ पे तो ज़ाहिर है फिर सारा स्ट्रेस क्रैक को लेना पड़ जाता है। अगर हम एज्यूम करें कि वो जो क्रैक है वो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा उस लोड को रेजिस्ट करने में, जस्ट समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि इन जगहों के ऊपर ये बार का जो स्ट्रेस लेवल है इट शुड बी एबल टू रीच FYT, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट। अब इस बात को समझने के लिए कि शेयर के केस में प्रॉब्लम ये होती है कि मसलन आप इसको ज़रा देखिएगा, ये जो लोकेशन है, इस लोकेशन पे अगर मैं ये चाहूँ, यानी ये कुछ इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी। मैं आपको समझाने के लिए एक साइड इस तरफ वाली ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाली साइड, ठीक है, और दूसरी जो साइड है वो ये मैं ब्लू में ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाली साइड, ठीक है। ये मैंने एक क्रैक उठाया और उसकी दो डिफरेंट जो साइड्स थी, चले मैं उस क्रैक को मैं
कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। ये जो मैंने ड्रॉ किया था इसको मैं इसको मैं रेड में शो कर लेता हूँ। ये जो क्रैक है, ठीक है। अब इस क्रैक की एक साइड पे ये ग्रीन वाली साइड है, ठीक है, ये ग्रीन साइड, ये ब्लॉक, ये एरिया, ठीक है, और दूसरी साइड ये ब्लू है, ठीक है, ये सारी ये ब्लू वाला एरिया, ठीक। आल दो और भी स्टेरप्स हैं लेकिन एक को हमने फोकस कर लिया। अब आप मुझे बताएं कि अगर हम ये चाहें कि ये जो स्टेरप है, ये जो कि अपना रोल प्ले कर रही है, मैं इसको मे बी कोई और कलर, पिंक कलर में इसको हाईलाइट कर लेता हूँ। ये जो हमने स्टेरप कंसिडर कर लिए, ये वाली स्टेरप, इस स्टेरप को अगर अब इसने यहाँ पे यील्डिंग स्ट्रेंथ पूरी FYT तक इसने पहुँचना है। अब इसकी सिचुएशन कुछ इस तरह की आपको समझ आनी, मैं इसका एनालॉगस एनालॉजी इसके इस तरह से आपको समझाता हूँ कि एक तरफ जो आपकी एम्बेडमेंट लेंथ है बार की, एक तरफ कम है, एक तरफ ज़्यादा है, ठीक है। मैं आपको इसी के साथ यहाँ पे एक और डायग्राम भी ड्रॉ कर देता हूँ ऐसे, और ये लेट से आपकी बार है ऐसे, ठीक है, ये आपकी बार जा रही है। अब ये जो बार जा रही है, इस बार को ऊपर वाली, सॉरी मैं रीड्रॉ कर रहा हूँ। अब ये बार अगर आप इस दोनों ब्लॉक्स को एक दूसरे के अगेंस्ट ऐसे पुल करें, अब ये बार इस पुलिंग को रोक रहा है, तो इस बार को किस तरफ से ज़्यादा खदशा है कि ये इसकी एंकरेज फेल हो जाए। जाहिर है जिस तरह जहाँ आपने ज़्यादा एम्बेड किया है उस तरफ तो ये बाहर नहीं निकलेगा, जिस तरफ कम एम्बेडमेंट लेंथ अवेलेबल है ये वाली, उस तरफ से ये निकल आएगा, बार निकल आएगी, ठीक है। तो अब इसका नतीजा क्या होगा कि आपको ये लेंथ तो बड़ी छोटी सी मिल रही है आपको। इसका मतलब है कि अगर आप इस लेंथ के ऊपर रिलाई करें तो ये बार बड़ी आसानी से बाहर आ जाएगी और ये अपनी पूरी यील्ड स्ट्रेंथ को डेवलप नहीं कर सकेगी ये बार। यही सिचुएशन आपको, ये जो आपको शेडेड नज़र आ रहा है, अभी मैं इस सारे को रिमूव कर रहा हूँ जो मैंने इसके ऊपर वो कर दिए है डायग्राम्स, जो लाइंस ड्रॉ कर दी हैं, ताकि आप इसको दोबारा से समझ सकें कि मैं जो बात करना चाह रहा था वो ये थी कि ये जो रीजन है जो कि आपको ब्लैक में शेडेड दिखाया कि जिसको मैंने ब्लू में शेड कर दिया, ये लेंथ बड़ी थोड़ी सी लेंथ है, जैसे ये वाली लेंथ थी। इस लेंथ से हमें ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इतनी एम्बेडमेंट के थ्रू हमें वो पूरी फोर्स वो डेवलप हो सके, पूरी यील्ड स्ट्रेंथ तक बार पहुंच सके। अब इसको कैसे, जैसे आपको क्रॉस सेक्शन में भी नज़र आ रहा है, क्रॉस सेक्शन में तो आप ज़्यादा बेहतर शायद इसको समझ सकें, ये ऊपर वाली साइड इतनी अब अगर ये हुक ना हो, अब ज़रा अब इसमें हुक ड्रॉ हुआ है ना, अगर स्ट्रेट ये लाइन ऐसे चल रही हो, ऐसे अगर ये चल रही हो जैसे आपको दिखाएगी, यानी ये जो आपको पोर्शन नज़र आ रहा है जिसको मैं अभी ग्रीन में हाईलाइट करने जा रहा हूँ, ये जो आखिर में हुक दिया गया, अगर ये ना आप डालें तो फिर बड़ी आसानी से ये बार ऊपर वाली साइड से निकल आएगी और ये एंकरेज फेलियर हो जाएगा। इस एंकरेज फेलियर को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या ACI की क्या गाइडलाइंस हैं और जनरली क्या आपको करना होगा, लेट्स डिस्कस दोज रिक्वायरमेंट्स। फर्स्ट रिक्वायरमेंट ये है कि ये मैंने आपकी बुक से पिक्चर ली है क्लिप करके। पहली रिक्वायरमेंट ये है कि जो स्टिरअप्स हैं, ये रिक्वायरमेंट है फर्स्ट, स्टिरअप्स शुड गो एज क्लोज टू कंप्रेशन एंड टेंशन फेसेस एज कवर एंड स्पेसिंग रिक्वायरमेंट्स परमिट। यानी जाहिर है कुछ आपको इस तरफ कवर छोड़ना है, कुछ इस तरफ भी कवर छोड़ना है, और फिर आपको बार की स्पेसिंग्स का भी ख्याल रखना है। तो जितना आपको ये कवर और स्पेसिंग रिक्वायरमेंट्स परमिट करती हैं उतना आप इस फेस के भी करीब जाएं और इस फेस के भी करीब तक आप स्टिरअप को लेकर जाएं। यानी इसकी वजह यह है कि अगर आप मसलन इस स्टिरअप को जब हम लॉन्गिट्यूडनल व्यू में देखेंगे तो हमें उसकी ज़ाहिर है एक ही साइड नज़र आएगी, पिछली साइड तो एक साइड, यानी आप आई होप आप समझ सकते हैं ड्राइंग्स को। ये अगर आप इस स्टिरअप को देखें, अगर ये स्टिरअप में सिर्फ एक्सटेंड ही यहाँ से लेके, मैं इसको कलर चेंज कर लेता हूँ, अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक ही एक्सटेंड करूँगा तो मेरे पास जो एम्बेडमेंट ऊपर अवेलेबल होगी वो और ज़्यादा कम होगी। तो इसका नतीजा ये होगा कि मुझे और ज़्यादा एंकरेज के चांसेस बढ़ जाए, एंकरेज फेलियर के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है।
तो मुझे ये इतना ज़्यादा ऊपर, जितना ऊपर और भी और नीचे भी उतना ज़्यादा लेके जाना है जितना कि कवर और स्पेसिंग रिक्वायरमेंट्स परमिट करती हैं। सेकेंडली, जहाँ भी आपके अब ये जैसे एक एंकर्ड एंड आपका ये है, यहाँ पे एंकरेज दी हुई, यहाँ पे आपने एंकरेज दी हुई। इन एंकर्ड एंड्स के बाद, जैसे या इस केस में यहाँ पे आपने एक एंकरेज दी हुई है, या एंकरेज देने से मराद है यहाँ पे आपने उसको जो दो डिसकंटिन्यूस उसके एंड्स हैं, ये वाला एंड जैसे है यहाँ से बात शुरू हो रही है और यहाँ पे ख़त्म हो रही है, तो यानी जहाँ पे आपने हुक दिया होगा, इन एंकर्ड एंड्स के बीच में, बिटवीन एंकर्ड एंड्स, जहाँ भी आप बेंड देंगे वो उसके अंदर वहाँ पे कोई लॉन्गिट्यूडनल बार होनी चाहिए। जैसे ये आपको लॉन्गिट्यूडनल बार नज़र आ रही है, यहाँ पे बेंड है और लॉन्गिट्यूडनल बार भी मौजूद है, और प्लस ये भी परमिटेड नहीं है। इसको भी ज़रा देखिएगा, ये जो आपको दिखाया गया है, जैसे अगर एक आई सेक्शन बीम है जिसमें यहाँ पे एक टेपर दिया जाता है, ये जैसे आपको नज़र आ रहा है, तो इस जगह अगर आप स्टिरअप इस तरह से लेकर जाएंगे तो ये, चूँकि स्टिरअप ने इसने ऐसे, मैंने जैसे पहले बात कर ली, स्टिरअप के अंदर टेंसाइल फोर्स होंगी, तो ये जब खिंचेगी तो ये इस वाली कंक्रीट को बड़े इजीली स्पॉल कर देगी और ये स्ट्रेटन अप होने चाहेगी और ये इजीली बाहर आ जाएगी। इसको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी, इसको कोई रेस्ट्रेन नहीं कर सकेगा, तो ये बार ज़ाहिर है एंकरेज इसकी नहीं रह सकेगी, ये बाहर आ जाएगी बाहर। सो वी हैव टू मेक श्योर कि ये बेंड्स जो हैं वो प्रॉपर दिए जाएं। ये जो स्टिरअप आपको दिखाई गई है, इसको हम यूज स्टिरअप कह सकते हैं। यूज मतलब टर्म ये यूज़ होती है टेक्निकल लिटरेचर में, इसको हम यूज स्टिरअप, यूज यू वाली शक्ल है इसलिए यूज स्टिरअप। इसको हम सिंगल यूज स्टिरअप कह सकते हैं क्योंकि ये एक ही यू है, और ये मल्टीपल यूज स्टिरअप क्योंकि ये एक मल्टीपल यूज बन गए ना। ये भी एक यूज स्टिरअप बन गया, फिर थोड़ा सा सीधा जाने के बाद एक और, ये डबल यूज स्टिरअप आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। सेकेंड जो रिक्वायरमेंट है वो ये कि आपने एक स्टैंडर्ड हुक दे स्टिरअप को एंकर करने के लिए। जैसे ये आपको मैंने बात की, ये 90 डिग्री हुक आपको नज़र आ रहा है, ये 135 डिग्री हुक नज़र आ रहा है आपको, ये भी 90 डिग्री हुक है। ये आपको हुक्स नज़र आ रहे हैं एंड में, ये हुक्स आपने लाजमी देने हैं। हुक्स के बारे में हम थोड़ा सा आगे जाके चैप्टर, नेक्स्ट डेवलपमेंट वाला चैप्टर, उसमें डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इस जो शीयर से रिलेटेड है, स्टिरअप से रिलेटेड है, वो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। हुक्स जो हैं वो दो तरह की मेनली हुक्स होते हैं। एक को हम कहते हैं स्टैंडर्ड हुक्स, एक को हम कहते हैं साइज्मिक हुक, ठीक है। स्टैंडर्ड हुक हम नॉन साइज्मिक रीजन में, और साइज्मिक हुक हमें साइज्मिक हुक में रिक्वायर्ड होती है। तो इस वक्त जो बात हमारी चल रही है वो स्टैंडर्ड हुक की चल रही है। दोनों में डिफरेंस क्या है वो अभी इस वक्त मैं डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि स्टैंडर्ड साइज्मिक जो डिटेलिंग है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है स्टैंडर्ड डिटेलिंग से, तो मैं इस वक्त उस डिटेल में तो नहीं जा रहा, लेकिन इस वक्त हम जो बात कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड हुक की है। जब हम स्टैंडर्ड हुक की बात करेंगे तो इससे मुराद ये चीज़ होगी जो आपको नज़र आ रही है। स्टैंडर्ड हुक जो वो वाली बात हम कर रहे हैं, स्टैंडर्ड हुक वो जो स्टिरअप्स के लिए हम यूज़ करें, स्टिरअप्स या टायर्स या हुक्स के अंदर, हमारी डिस्कशन में स्टिरअप्स की हो रही है, ठीक है। यानी एक हुक जो है वो हुक एक जनरल टर्म है। मसला ये भी हो सकता है कि मैं एक बीम के अंदर, ये मैंने लॉन्गिट्यूडनल व्यू ड्रॉ किया एक बीम का, एक बीम में मैं लेट से ये सिंपली सपोर्टेड है, लेट से इसके अंदर मैं जो एंड में ये जो रीइंफोर्समेंट है, इसको यहाँ पे मैं एक हुक दे दूँ, ये भी एक हुक है। ये जो मैंने आपको यहाँ शो किया ये हुक है, लेकिन ये मैंने एक लॉन्गिट्यूडनल बार के अंदर जो कि टेंशन में है उसको हुक दी है। इसकी भी वही बात एंकरेज की है कि मतलब एंकरेज आपने देनी थी, लेकिन यहाँ पे जो हमारी डिस्कशन है वो वाला उन हुक्स की हो रही है जिनकी जो स्टिरअप्स के अंदर हम यूज़ करते हैं। यानी जैसे मैंने आपको ऊपर आपको हुक्स दिखाएं, ये वाले इन हुक्स की बात हो रही है। दोनों हुक्स के अंदर डिफरेंस है। ये इसका टेबल ये वाला है, और इससे पिछला जो ACI में टेबल है 25.3.1 वो जनरली जो बार टेंशन में हो उनको हुक करने के लिए, ये वाली जो टेबल है ये हमारा स्टिरअप्स के अंदर जो हम हुक्स देते हैं उससे रिलेटेड है। तो उसके मसलन हुक्स तीन तरह के हो सकते हैं। 90 डिग्री हुक हो सकता है, जैसे आपको ये हुक नज़र आ रहा है, या 135 डिग्री हुक हो सकता है, या फिर ये 180 डिग्री हुक, ये हो सकते हैं। डिफरेंट हुक्स हो सकती हैं। नॉर्मली जो स्टिरअप्स में प्रेफर्ड है मोस्ट, वो 135 डिग्री हुक मोस्टली प्रेफर की जाती है। उसकी ज़ाहिर वजह ये कि ये बेस्ट आपको एंकरेज देता है, या फिर 90 डिग्री हुक भी एक्सेप्टेबल है।
कुछ केसेस में जहाँ पे अभी हम आगे डिस्कस कर लेंगे, आपको 180 डिग्री हुक हम दे सकते हैं अगर ये ऊपर वाले दो पॉसिबल ना हो। मसलन बीम अगर बहुत नैरो हो तो फिर शायद ये पॉसिबल ना हो, अभी हम डिस्कस करते हैं। सो ये इन हुक्स की जो डिटेल्स हैं वो ये रिक्वायरमेंट है। मसलन एक को मैं देख लेता हूँ, बाकी आप उसी हिसाब से समझ सकते हैं। फिर बार साइज अगर नंबर 3 से लेके नंबर 5 है, और तो फिर आपको मिनिमम इनसाइड बेंड डायमीटर, ये जो आपको दिखाया गया है ज़ाहिर है, ये जो डायमीटर है मिनिमम इनसाइड बेंड डायमीटर, ये मिनिमम कितना होना चाहिए, ठीक है। अगर ये साइजेस हैं तो फिर 4 dB होना चाहिए। dB इज़ द डायमीटर ऑफ द बार, जिस बार को आप हुक कर रहे हैं, बेंड कर रहे हैं, जिसको आप हुक दे रहे हैं। और ये उसके बाद मसलन ये इस बार को आपने फर्दर जो एक्सटेंशन देनी है, ये कितनी देनी है, ग्रेटर ऑफ 6 dB एंड 3 इंच, ठीक है जी। ये रिक्वायरमेंट इसकी है। इसी तरह 135 डिग्री हुक को आप देख सकते हैं, यहाँ सिमिलर डिटेल्स आपको नज़र आ रही है। वहाँ पे आपको ये एक्सटेंशन दी गई है कि फर्दर आपने हुक से कितना आगे एक्सटेंड करना है, और 180 डिग्री हुक के केस में भी ये आपको एक्सटेंशन दिखाई गई है कि फर्दर आपने कितना एक्सटेंड करना है इसको। तो ये तो स्टैंडर्ड हुक जब भी आप स्टेरअप्स के अंदर देंगे या टाइज या हुप्स में ये देंगे तो ये रिक्वायरमेंट आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। इस वक्त हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि फर्दर डिटेल्स क्या हैं इनकी, यानी फर्दर डिटेल्स से मेरी ये मुराद है कि अगर तो आपका बार साइज छोटा है और यील्ड स्ट्रेंथ कम है, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, मसलन अगर आपका बार साइज नंबर 5 से लेसर है, नंबर 5 एंड स्मॉलर, ठीक है, और तो एनी एफ वाई टी, इस सूरत में आप सिंपली कोई ये जो आपके स्टैंडर्ड हुक हैं बस ये आपने प्रोवाइड कर देने, दैट विल बी एनफ। लेकिन अगर आपकी बार साइज बड़ा है, यानी नंबर 5 से बड़े आ जाएंगे 6, 7 और 8, ये 3 तरह की, हम इससे ऊपर ये भी 6, 7, 8 भी बड़े साइजेस हैं। नॉर्मली जो स्टेरअप में हम यूज़ करते हैं नंबर 3 या नंबर 4 यूज़ करते हैं, लेकिन जस्ट टू कंप्लीट द डिस्कशन, नंबर 6, 7, 8 अगर आपकी बार्स हैं, जो नंबर 5 से बड़े जो बार्स हैं, इनमें फिर फर्दर 2 सिचुएशन है। अगर तो आपका FYT 40,000 वाला है, ठीक है, यानी 40 ग्रेड का आपका स्टील है, तो फिर तो आप वही यानी सिंपली आपने फिर वही बात है जो रिक्वायरमेंट ऊपर डिस्कस कर दी, यानी ये क्या है, स्टैंडर्ड हुक। इसमें रिक्वायरमेंट ये बस स्टैंडर्ड स्टिरअप हुक, ठीक है, स्टैंडर्ड स्टिरअप हुक 90 का हो, 135 का हो, आप दे दें, योर एंकरेज रिक्वायरमेंट्स वुड बी सेटिस्फाइड। अच्छा, अगर नंबर 6, 7, 8 है तो हमने कहा 2 केसेस हैं। FYT अगर 40 ग्रेड स्टील है तो फिर आप वही रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको ऊपर दिखाई गई थी, यानी स्टैंडर्ड स्टिरअप हुक, स्टैंडर्ड स्टिरअप हुक, ठीक है, यहाँ भी मैं लिख लेता हूँ स्टैंडर्ड स्टिरअप हुक। लेकिन अगर ये ग्रेटर हो, FYT आपका 40,000 इक्वल नहीं, सॉरी, ग्रेटर 40,000 से, यानी 60 ग्रेड हो या इवन इससे ग्रेटर हो, तो उस केस में यू हैव टू सेटिस्फाई एडिशनल रिक्वायरमेंट्स, यानी हुक तो देना ही देना है, और हुक की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, यानी ये बेंड डायमीटर और ये जो एक्सटेंशन आपने देनी, ये तो करनी ही करनी है आपने। एडिशनल रिक्वायरमेंट उस केस में फिर ये हो जाती है, मैं उसको ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ, स्टैंडर्ड स्टिरअप हुक प्लस यू हैव टू इंश्योर, अभी मैं लिखता हूँ फिर आपको समझा देता हूँ कि इससे क्या मुराद है। ये मैंने फिगर ड्रॉ कर दी एडिशनल रिक्वायरमेंट समझाने के लिए। इसमें अगर एक तो आपने स्टैंडर्ड हुक देने ही देना, मसलन इस केस में मैंने 135 डिग्री दे दिया, उस स्टैंडर्ड हुक की मैंने रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली, ये जो इनसाइड बेंड डायमीटर है इसको मैंने सेटिस्फाई कर दिया, ये जो एक्सटेंशन मैंने दे दी है ये भी मैंने सेटिस्फाई कर दी है। अब मैं एडिशनल रिक्वायरमेंट जो अगर इस केस में ये जो अगर आपका बार साइज 6, 7 या 8 हो और FYT ग्रेटर देन 40,000 हो, यानी 60,000 जैसे है, तो उस केस में आपको ये जो ये जो टॉप है, मैं डिफरेंट कलर से शो कर लेता हूँ, ये जो टॉप है, इस टॉप से लेके ये जो मिड हाइट ऑफ द
ये मिड हाइट वाली लाइन है, ठीक है, मिड हाइट है ये। इनके बीच में इतनी लेंथ होनी चाहिए, कितनी लेंथ होनी चाहिए, ये इतनी होनी चाहिए। मिनिमम जो लेंथ है दैट इज गिवन बाय, या मैं उसके साथ ही बल्कि शो कर लेता हूँ थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके। ये रिक्वायरमेंट है पॉइंट, मैं इसको इक्वल टू और ग्रेटर देन 0.014 dB FYT over lambda into under root of FC prime। ये रिक्वायरमेंट आपने भी पूरी करनी है, यानी इतनी एम्बेडमेंट लेंथ बार को बिटवीन मिड हाइट ऑफ द मेंबर और टॉप ऑफ द स्टिरअप आपने सेटिस्फाई करनी है। अगर ये सेटिस्फाई नहीं हो रही तो फिर आप ये वाली कम्बिनेशन यूज़ नहीं करते। यानी ये कम्बिनेशन से मुराद ये कि ये साइज़ भी आप बड़ा रखें और ग्रेड ऑफ द स्टील भी बड़ा रखें, ठीक है। अभी आप आगे जाके पढ़ेंगे कि जितनी ज़ाहिर है बार साइज़ जितना बड़ा और जितना बड़ी ग्रेड, अगर ऊपर वाले एग्जाम्पल के ऊपर आपको मैं ले जाऊँ, जितनी ये बार मोटी होगी और जितनी ये स्ट्रॉन्गर होगी, जैसे मैं 60 ग्रेड स्ट्रॉन्गर है 40 ग्रेड से, और बड़ा साइज जितना होगा उतना ज़्यादा मुझे ये डेवलपमेंट लेंथ चाहिए, इतने ज़्यादा मुझे इसको एम्बेड करना पड़ेगा, इतनी ज़्यादा लेंथ के लिए मुझे इसको एम्बेड करना पड़ेगा। या इतना हुक भी अगर मैं दे दूं तब भी, यानी अगर मैं इसको हुक भी कर दूं, यहाँ पे हुक देने के बावजूद मुझे ये लेंथ इतनी बड़ी चाहिए होगी, एम्बेडमेंट लेंथ, कि मैं क्योंकि ये बार बहुत साइज इसका बड़ा है और इसकी यील्ड स्ट्रेंथ बड़ी है, तो ये यील्ड होने से पहले बहुत ज़्यादा लोड पे जाके या तो बहुत ज़्यादा फोर्स पे जाके यील्ड होती है। तो इसका मतलब ये है कि जो मुझे इसको एंकरेज देनी पड़ेगी वो स्ट्रॉन्गर देनी पड़ेगी, ठीक है। सो इस वजह से ये रिक्वायरमेंट्स हैं ACI के, ठीक है जी। नंबर 5, इन स्मॉलर बार एनी FY ग्रेड स्टैंडर्ड स्टिरअप हुक 90 डिग्री 135 डिग्री प्रेफर्ड, 180 डिग्रीज अलाउड। नंबर 6, 7, 8 पे जाएंगे, बड़ी बार साइज पे जाएंगे और ग्रेड 40,000 रखेंगे, स्टिल नो प्रॉब्लम, जस्ट अ स्टैंडर्ड स्टिरअप हुक, दैट्स इट। लेकिन बड़ा साइज 6, 7, 8 और बड़ा ग्रेड यानी 60 एंड ऑनवर्ड, तो फिर आपको ये स्पेशल रिक्वायरमेंट भी मीट करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ स्टिरअप के बारे में है जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। इसमें जो स्टिरअप है वो बजाय इसके कि जैसे आपको ऊपर कन्फिगरेशन नज़र आ रही है, जैसे ये आपको नज़र आ रही है यहाँ पे 90 डिग्री होगी, यहाँ भी 90 डिग्री होगी, या 135, लेकिन इसकी एक अल्टरनेटिव ये चीज़ हो सकती है कि आप लैब स्प्लाइस स्टिरअप प्रोवाइड करते हैं। लैब स्प्लाइस्ड स्प्लाइसिंग के बारे में हम डिटेल में अगले चैप्टर में डिस्कस करने लगे हैं, लेकिन ये है लैब स्प्लाइसिंग। ये जो लेंथ है ये लैब स्प्लाइस लेंथ है, इस लेंथ को लैब स्प्लाइस लेंथ कहते हैं। ये आपने एटलीस्ट 1.3 LD प्रोवाइड करनी होगी। अब LD क्या चीज़ है, ये डेवलपमेंट लेंथ है, नेक्स्ट चैप्टर में हम डिटेल डिस्कस कर लेंगे लैब स्प्लाइस्ड स्टिरअप। लेकिन ये जो स्टिरअप है जैसे आपको नज़र आ रही है, दिस इज़ नॉट सूटेबल फॉर seismic loadings। और फोर्थ जो पॉइंट है वो इससे रिलेटेड है, यानी क्लोज्ड स्टिरअप से रिलेटेड है। कुछ स्पेशल केसेस हैं जिसमें हमें क्लोज स्टिरअप ही यूज़ करनी पड़ती है। ये ऊपर जो आपको स्टिरअप नज़र आ रही है, लेट मी राइट दिस फर्स्ट, क्लोज स्टिरअप्स। ऊपर जो स्टिरअप्स हैं ये ओपन स्टिरअप्स हैं, ये ओपन स्टिरअप्स हैं तीनों, ठीक है, ये सब ओपन स्टिरअप्स हैं। क्लोज स्टिरअप जैसे ये आपको नज़र आ रही है, इसमें एडिशनल जो चीज़ है वो ये है कि एक तो आपने ये डाल दी है वही जो आपके 135 डिग्री वाली स्टिरअप है, 135 डिग्री हुक्ड स्टैंडर्ड स्टिरअप, ठीक है जी, ये आपने डाल दी है। एडिशनली आपने इसको हम क्रॉस टाई बोलते हैं, क्रॉस टाई, ये भी आपने डाल दी है। इससे ये होगा कि अब ये, और साथ में थोड़ा सा ये आपको नज़र आ रहा है, हमने कुछ लेंथ्स
स्प्लाइस भी की हुई है, यानी ओवरलैपिंग भी दी हुई है। तो ये जो क्रॉस टाई है, इससे ये अब एक क्लोज स्टिरअप बन गई। ये अब टू पीस क्लोज स्टिरअप है। क्लोज स्टिरअप्स से रिलेटेड जो बात मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो ये है कि कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं जिनमें आपको क्लोज स्टिरअप ही यूज़ करनी पड़ती हैं। वो स्पेशल कंडीशंस क्या हैं? वो ये हैं। नंबर 1, मैं इसको ABC कर देता हूँ। नंबर 1 ये है कि अगर आपकी जो स्टिरअप्स हैं, यानी मैं आपको लिख लेता हूँ, स्टिरअप्स फॉर confining compression reinforcement। हमने डिस्कस किया था डबली रीइंफोर्स बीम में कि समटाइम्स हम बार्स कंप्रेशन वाली साइड पे भी डाल देते हैं। अब अगर बार आपकी कंप्रेशन में होगी, मसलन अगर मैं एक बीम ड्रॉ करूं और इसमें ये बार कंप्रेशन में है, अब ये चूँकि इसके ऊपर कंप्रेस होगी ये, तो कंप्रेशन के अंदर एक प्रॉब्लम आपको पता है बकलिंग का। अब वो बकलिंग के चांसेस ज़्यादा हैं अगर आप इसके ऊपर एक क्लोज टाई ना लगाएं। ठीक है, अब इस व्यू में तो मैं इस क्लोज टाई को शो नहीं कर सकता क्योंकि वो एक लाइन ही नज़र आएगी। ये स्पैन वाली डायरेक्शन है और ये डेप्थ वाली डायरेक्शन है, तो यानी क्लोज क्रॉस सेक्शन में इस तरह से नज़र आएगी। अब आप ये अगर ये जो बार चल रही है, लेट्स से ये वाली या नीचे वाली जो भी बार कंप्रेशन में है, अगर उस बार कोई जो बार कंप्रेशन में है उसको लेटरली कन्फाइन करने के लिए यू नीड टू प्रोवाइड अ क्लोज स्टिरअप। ओपन स्टिरअप विल नॉट वर्क। ठीक है, जिस तरह कॉलम्स में हम टाइज को डिस्कस करेंगे, कॉलम्स में जैसे टाइज डाली जाती हैं तो वो क्लोज्ड होती हैं। बहरहाल राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग स्टिरअप्स इन बीम्स। तो अगर बीम्स का पर्पस शेयर को कैरी करने के अलावा कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट को कन्फाइनमेंट देना भी है, तो देन दोज स्टिरअप्स मस्ट बी क्लोज स्टिरअप्स। सेकंड जो कंडीशन है वो ये है कि बीम इज सब्जेक्टेड टू स्ट्रेस रिवर्सल्स। स्ट्रेस रिवर्सल्स होंगी अगर विंड की लोडिंग हो और लेटरल लोडिंग ही बेसिकली ऐसी चीज़ है जो कि स्ट्रेस रिवर्सल्स को प्रोड्यूस कर सकती है। विंड दोनों डायरेक्शन में ब्लो कर सकती हैं तो स्ट्रेस रिवर्सल उससे हो सकता है। इसी तरह साइज्मिक जो लोड है यानी अर्थक्वेक लोडिंग है वो भी अपनी डायरेक्शन कोई भी हो सकती है उसकी। तो स्ट्रेस रिवर्सल्स के केसेस में यू हैव टू हैव अ क्लोज स्टिरअप। थर्ड जो है दैट इज़, अगर आपने टॉर्शन का टॉपिक पढ़ा तो नहीं है, लेकिन टॉर्शन जो है वो भी आपको कुछ मैकेनिक्स मटेरियल में पढ़ा कि ये भी बेसिकली एक शीयर स्ट्रेस होती है। टॉर्शनल शीयर स्ट्रेस हम कैलकुलेट करते हैं। तो जिस तरह हम बीम के अंदर जो वन वे शीयर या फ्लेक्सुरल शीयर जिसको हम कहते हैं उसके अगेंस्ट रीइंफोर्समेंट हम स्टिरअप्स की फॉर्म में डालते हैं, तो टॉर्शन के अगेंस्ट भी हम रीइंफोर्समेंट स्टिरअप्स की फॉर्म में डालते हैं। तो अगर उन स्टिरअप्स ने इन एडिशन टू कैरिंग नॉर्मल शेयर से मेरे मुराद जो बीम में शेयर होती है, फ्लेक्सुरल शेयर जिसको हम कहते हैं, अगर उसने टॉर्शन शेयर को भी रेजिस्ट करना है तो फिर वो जो स्टिरअप है दैट मस्ट बी क्लोज्ड स्टिरअप अगेन। सो इन तीनों में से कोई भी कंडीशन है यू हैव टू प्रोवाइड अ क्लोज स्टिरअप। अगर इनमें से कोई कंडीशन नहीं है तो फिर इनमें से कोई कंडीशन नहीं है या और भी कुछ कंडीशंस हैं जहाँ पे आपको क्लोज स्टिरअप डालनी पड़ती है, उनकी तरफ मैं अभी आता हूँ। वो एडिशनल जो केसेस हैं उनमें से एक मैं अलग से इसको डाल लेता हूँ, यानी मसलन मैं ऊपर से लिख रहा था थर्ड फोर्थ फिफ्थ पॉइंट लिख लेता हूँ इसको। इसमें भी आपको क्लोज स्टिरअप्स जो एडिशनल जो केस है उसमें चाहिए होती हैं। वो कौन सा केस है? पेरीमीटर बीम्स। बिल्डिंग की जो आउटर साइड में जो बीम्स चल रही हैं, पेरीमीटर बीम्स उनको कहते हैं। उन बीम्स के ऊपर, उन बीम्स की जो लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट है उनके अराउंड आपको क्लोज स्टिरअप्स चाहिए। सो क्लोज स्टिरअप्स, अब यहाँ भी मतलब कहने का मतलब यह था कि यहाँ भी आपको क्लोज स्टिरअप्स प्रोवाइड करनी होंगी अराउंड द लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट। ये स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी के लिए होता है, यानी स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी का आप ब्रॉडर सेंस में ये मतलब समझ लें कि अगर फेलियर हो तो वो फेलियर लोकल हो
ऐसा ना हो कि एक फेलियर हो और कम्प्लीटली आपका स्ट्रक्चर डिसइंटीग्रेट हो जाए, यानी वो लोकल फेलियर बेसिकली ग्लोबल फेलियर में कन्वर्ट ना हो। एक फिनोमिनन होता है, उसको कैटनर रिएक्शन बोलते हैं, बट मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा। ये स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी के लिए बाहर ज़रूरी, पेरीमीटर बीम्स के अराउंड क्लोज स्टिरअप्स आपको चाहिए। प्लस इसमें ये भी बात इंपॉर्टेंट है कि अगर आप देखें तो इस तरफ ये अब जैसे पेरीमीटर बीम, जैसे अगर ये स्लैब है और ये वाली बीम पेरीमीटर बीम है, एज में जो बीम आ जाती है, अब इसमें ये आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे 90 डिग्री वाला हुक आपने दिया है और यहाँ आपने 135 डिग्री वाला हुक दिया है। अगर आप ये यहाँ इस साइड पे 90 वाला हुक दे देते क्रॉस टाई के अंदर और इधर 135 दे देते, तो इसका नुकसान ये होता कि ये जो 90 डिग्री वाला हुक है ये जल्दी ओपन अप, यानी ये हुक थोड़ा आप देख सकते बाहर वाली साइड पे आ जाता, और ये अब ये हुक के इस साइड पे ये थोड़ी सी कंक्रीट होती, जो कि पॉसिबल था कि इसको ये हुक जब स्ट्रेटन अप होना चाहेगा तो ये इस कंक्रीट को स्पॉल ऑफ कर सकता है, इस कंक्रीट को, अगर आप 90 इस तरह प्रोवाइड कर दें। तो अब इस केस में आपने पेरीमीटर बीम में जब क्लोज रिइंफोर्समेंट देनी है तो आपने इस साइड पे अंदर वाली साइड पे 90 डिग्री और इधर वाली से बाहर वाली साइड पे आपने 135 डिग्री हुक देना, यानी हुक को आपने अंदर वाली साइड पे लेकर आना है। इस तरह बाहर 90 वाला जो एंगल बन जाएगा वो आपने उस तरह से नहीं छोड़ना उसको। इस साइड पे क्यों हम कह रहे हैं कि 90 का मसला नहीं है क्लोज स्टिरअप के केस में, इसकी वजह ये है कि इस तरफ तो काफ़ी बड़ी आपके पास ये स्लैब अवेलेबल है, ये स्लैब इसको ये स्लैब को ये इस तरह से स्पॉल नहीं कर सकता जिस तरह से इस कवर कंक्रीट को ये इजीली स्पॉल कर सकता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो मैं हाई स्ट्रेंथ स्टील से रिलेटेड है, यानी यूज़ ऑफ हाई स्ट्रेंथ स्टील इन स्टिरअप्स, यानी जिस स्टील से आप स्टिरअप्स बना रहे हैं उसमें अगर आप हाई स्ट्रेंथ स्टील यूज़ करते हैं तो ACI कहता है कि आपने अगर FYT जो है ग्रेटर देन 60,000 ले भी लिया तब भी यू हैव टू टेक FYT इक्वल टू 60,000, यानी मैक्सिमम जो आपने स्ट्रेस कंसिडर करना है स्टील का वो 60,000, किसी इससे आप एक्सीड नहीं करेंगे। उसकी कुछ वजह है, अगर आप हाई स्ट्रेंथ स्टील यूज़ करते हैं मसलन 60 से ऊपर आप लेट से 80 ग्रेड यूज़ कर लेते हैं, यहाँ तो नहीं लेकिन लेट से बाहर अगर आप यूज़ कर लेते हैं तो 80 ग्रेड स्टील के अंदर अब इशू ये है कि हाई स्ट्रेंथ स्टील जो है उसको जब आप बेंड करते हैं अराउंड, मसलन जैसे ये बेंड है अराउंड से पिन, अब इस बेंड करने में जो प्रॉब्लम आती है कि इस बाहर वाली साइड पे हाई स्ट्रेंथ स्टील में ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इसमें क्रैक आ जाए अगर ये हाई स्ट्रेंथ स्टील हो। ऑल्दो बेंड टेस्ट भी इसको परफॉर्म किया जाता है, हर ज़ाहिर जिस तरह टेंशन टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, आपने A615 में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि बेंड टेस्ट भी इसको परफॉर्म किया जाता है। उस बेंड टेस्ट का पर्पज़ ये होता है कि क्या वो बीम वो क्या जो बार है वो बेंड करने से उसको क्रैक तो नहीं हो जाता, विजिबल क्रैक तो उसके अंदर नहीं आ जाता, लेकिन हाई स्ट्रेंथ स्टील में इनविजिबल स्मॉल क्रैक्स डेफिनेटली प्रोड्यूस हो जाते हैं जब उसको बेंड करते हैं अराउंड दिस पिन। तो उससे फिर प्रॉब्लम ये आती है कि ये ऑलरेडी क्रैक्ड होने की वजह से इसका प्री मेच्योर फेलियर होता है, और फिर आप ये 60,000 तक, मतलब 60 यानी अगर लेट से 80,000 है या 100,000 है तो इस इतनी स्ट्रेस तक वो पहुंच नहीं पाता, उससे पहले ही फेल हो जाता है। तो इसलिए हम ये वाली स्ट्रेस ही मैक्सिमम कंसिडर करते हैं फॉर डिज़ाइन पर्पस, इवन इफ़ दी स्टील इज़ अ हाई स्ट्रेंथ स्टील। इससे सादा से मुराद इसकी ये है कि do not use high grade steel in stirrups। recommended जो प्रैक्टिस है स्टिरअप्स के डिज़ाइन में वो ये है कि आपने recommended प्रैक्टिस क्या है स्टिरअप्स के अंदर। recommended practice is that number 1 use smallest diameter possible, ठीक है, मे बी स्टार्टिंग फ्रॉम नंबर 3। सेकेंड इज यूज 40 ग्रेड स्टील इंस्टेड ऑफ हायर ग्रेड स्टील। इसका फ़ायदा क्या होगा
हम जैसे पहले डिस्कस हो गया था, स्मॉलर डाया और लोअर ग्रेड के स्टील को डेवलप करना आसान है, तो उसको जो लेंथ चाहिए होती है, एम्बेडमेंट लेंथ वो कम चाहिए होती है, उसको डेवलप करना इजी है। और यानी दो दो टू प्रोंग्ड इसके एडवांटेजेस हैं। एक एडवांटेज तो ये है कि इजी टू डेवलप, ठीक है। सेकंड ये है कि इजी टू डेवलप से मुराद ये है कि ये इसका एंकरेज का फेलियर नहीं होगा, ये पूरी यील्ड स्ट्रेंथ पूरी अचीव कर सकेगा, ठीक है, क्योंकि डाया छोटा है और ग्रेड भी छोटा है। उसके बाद क्या है कि ये दूसरा इसका एडिड एडवांटेज ये होगा कि अगर आप स्मॉलर डाया की बार यूज़ करेंगे और 40 ग्रेड स्टील यानी लोअर ग्रेड का स्टील यूज़ करेंगे, तो अगर मैं आपको इस पे ले जाऊं, इस इक्वेशन पे, अगर ये वैल्यू जो है ए वी की, ठीक है, ये भी छोटी हो, ठीक है, ये वाली वैल्यू भी छोटी हो, एफ वाई टी ये भी छोटी हो, तो आपका जो एस का आंसर बनेगा इसका वो एक छोटा आंसर बनेगा। यानी छोटा आंसर से मुराद ये है कि जो आप स्पेसिंग प्रोवाइड कर रहे होंगे वो कम स्पेसिंग होगी, ठीक है। अगर आप बार छोटी रखेंगे, ग्रेड छोटा रखेंगे, तो उससे आपको जो स्पेसिंग कैलकुलेशन से निकलेगी डिक्टेटेड बाय दिस इक्वेशन, क्योंकि स्पेसिंग में और भी हमने क्राइटेरिया डिस्कस किए, लेकिन इस इक्वेशन को देखते हुए जिसका ताल्लुक फर्स्ट जो हमने शेयर फेलियर लिमिट स्टेट से डिस्कस किया था, यील्डिंग ऑफ स्टिरअप से, उससे है, तो बहरहाल आपके पास एस छोटी वैल्यू निकलेगी। छोटी वैल्यू का मतलब ये है कि आप अगर स्टिरअप्स क्लोजली स्पेस करेंगे तो आपको बेटर क्रैक कंट्रोल मिलेगा, बेटर क्रैक कंट्रोल। क्रैक से यहाँ मुराद बेटर इंक्लाइंड क्रैक कंट्रोल, ठीक है जी, रिड्यूस्ड विड्थ ऑफ द इंक्लाइंड क्रैक। तो ये क्रैक को भी बेटर अरेस्ट कर सकेगा। और तीसरी जो रिकमेंडेड हम प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं वो है कि 135 डिग्री स्टिरअप हुक प्रोवाइड किया जाए। ये हुक अंदर वाली साइड पे आ जाते हैं कंक्रीट के और बेटर एंकरेज देता है। और दूसरा ये कि हाँ, सिर्फ इसमें ये एक लिमिटेशन हो सकती है 135 डिग्री हुक में, अगर मसलन एक बीम की विड्थ बहुत छोटी है, उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि आप जब इस यानी स्टिरअप को, मसलन एक स्टिरअप का आपका 135 ये आ रहा है, ठीक है, और दूसरी साइड पे भी अपने 135 देना था, तो ये हो सकता है एक दूसरे के साथ क्रॉस कर रहे हो। अब ये क्रॉसिंग को आप अवॉइड करेंगे, यानी अगर बहुत नैरो बीम है तो फिर तो 135 नहीं आप डाल सकते, या 90 डिग्री भी नहीं डाल सकते। उस केस में फिर आपको ये 180 डिग्री हुक देना पड़ेगा, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है, ये भी 180, इधर ये ऐसे 180 डिग्री, ताकि ये आपस में क्रॉस ना करें। अदरवाइज जनरली स्पीकिंग the 135 degree hook or even 90 degree hook is acceptable, or 135 is the best, ठीक है, और 90 degree is also acceptable। इसमें जो अगर आप ये कैलकुलेट करना चाहें कि कितनी विड्थ हो कम अज़ कम बीम, ज़ाहिर है अब इसमें हमने देखा कि 135 डिग्री हुक स्मॉल बीम में आप नहीं डाल सकते जिसकी विड्थ बहुत छोटी, स्मॉल से मुराद स्मॉल विड्थ की बीम में। अब मिनिमम कितनी विड्थ होगी तो आप 135 या 90 डिग्री का हुक डाल सकेंगे, दैट इज़ मैं इसके साथ यहीं पे लिख लेता हूँ, मिनिमम विड्थ रिक्वायर्ड इज़ 12 इंचेस, अप्रॉक्सीमेटली 12 इंचेस, ठीक है जी। 1 फुट वाइड बीम होनी चाहिए कम अज़ कम 135 डिग्री हुक या इवन 90 डिग्री हुक के लिए भी, अदरवाइज यू विल हैव टू प्रोवाइड सो जनरली स्पीकिंग 12 इंच तो हम इससे तो नॉर्मली कम बीम नहीं होती वाइड, तो 135 डिग्री हुक इज़ ओके। तो ये हमारी डिस्कशन थी शेयर फेलियर इनिशिएटेड बाय फेलियर ऑफ द स्टिरअप एंकरेजेस की। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस, नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं सर्विसिबिलिटी फेलियर ड्यू टू एक्सेसिव क्रैक विड्थ्स एट सर्विस लोड्स। ये हम तीसरा शेयर फेलियर लिमिट स्टेट डिस्कस करने जा रहे हैं। सो सर्विसिबिलिटी फेलियर ड्यू टू एक्सेसिव क्रैक विड्थ एट सर्विस लोड, ये हमारा टोटल 5 हम शेयर फेलियर लिमिट स्टेट्स हमने डिस्कस करना है, ये हमारा थर्ड है। क्विक सी डिस्कशन इसके ऊपर ये है कि
कि क्रैक्स अगर वाइड हैं तो ये एक तो अपीयरेंस वाइज भी बुरे लगते हैं, और दूसरा ये कि ऑफ कोर्स उससे पानी पेनिट्रेट कर सकते हैं बीम के अंदर और स्टिरप्स कोरोड हो सकती है. सो ऑफ कोर्स एक्सेसिव क्रैक विड्थ्स आर इन नो केस गुड फॉर द बीम. सो इसके अगेंस्ट अब कैसे प्रिवेंट किया, यानी एक्सेसिव क्रैक विड्थ को कैसे प्रिवेंट किया जाए. हमने डिस्कस किया था कि जनरल हमारी रिक्वायरमेंट है दैट VU should be equal to or lesser than phi VN, और फिर हमने डिस्कस किया था कि VN जो है ये VC प्लस VS के बराबर है. सो हम लिख सकते हैं VU should be equal to or lesser than phi into VC प्लस VS. अब अगर आप देखें कि इसमें जो दो टर्म्स हैं VC और VS, ये कंक्रीट की कंट्रीब्यूशन है और ये स्टील की कंट्रीब्यूशन है. अगर आपने क्रैक विड्थ को कंट्रोल करना है तो आपको बेसिकली स्टील्स यानी क्रैक विड्थ एट सर्विस लोड्स, ठीक है, अल्टीमेट पे तो ज़ाहिर है क्रैक विड्थ एक्सेसिवली लार्ज होगा, लेकिन सर्विस लोड्स पे आपका जो क्रैक विड्थ है वो एक्सेसिव नहीं होना चाहिए. तो इसको कंट्रोल करने के लिए यू एक्चुअली नीड टू कंट्रोल स्ट्रेस इन द स्टिरअप एट सर्विस लोड. अब वो स्ट्रेस जो है हमने डिस्कस किया तो VS अल्टीमेट स्टेज पे हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं AV FYT ओवर इंटू D ओवर S, ठीक है. यानी AV FYT एक स्टिरअप जो स्टिरअप है वो प्रोड्यूस कर सकती है, और D/S इज द नंबर ऑफ स्टिरअप्स क्रॉसिंग द क्रैक. ये हमने डिस्कस किया था बहरहाल. अब इसमें आप देख सकते हैं कि अगर हम ये तो अल्टीमेट स्टेज पे है ना, तो हमने इसलिए FS की वैल्यू FYT के इक्वल पुट की है, लेकिन जनरली किसी स्टेज पे हमें कितनी कंट्रीब्यूशन स्टील से मिल रही है दैट वुड बी प्रोपोर्शनल टू FS, ठीक है. अब ये अगर आप FS को लो रखना चाहते हैं एट सर्विस लोड, तो इसका मतलब है आपको VS को कम रखना पड़ेगा. यानी VS आपकी जो डिपेंडेंसी है कंक्रीट और स्टील दोनों से हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ रही है, आपकी इस स्टील के ऊपर जो डिपेंडेंसी है ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स शियर स्ट्रेंथ वो एक्सेसिव नहीं होनी चाहिए. क्योंकि अगर आपको अल्टीमेट स्टेज पे VS मतलब अल्टीमेट ये सारी इक्वेशन तो अल्टीमेट स्टेज के करस्पॉन्डिंग है ना, अगर आपको अल्टीमेट स्टेज पे ये VS से बड़ी कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड होगी, इसका मतलब ये होगा कि आपका सर्विस लोडिंग पे आप इसके ऊपर इससे ज़्यादा स्ट्रेस डिमांड करेंगे तो ये प्रोड्यूस कर सकेगा ज़्यादा VS. तो इस वजह से हमें जो ACI कोड है उसके अंदर लिमिट लगाई गई है. लिमिट क्या लगाई गई है कि ये जो VS है कोड की स्टेटमेंट इस तरह से लिखी हुई है, यानी VU शुड बी इक्वल टू और लेसर देन phi. मैं आपको पहले कोड की स्टेटमेंट लिख देता हूँ, उसके बाद फिर आप फर्दर मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ. 8 इंटू अंडर रूट ऑफ FC प्राइम BWD, यानी VU इससे कम होना चाहिए. इसका दूसरे अल्फाज में ये बनता है कि जो आप स्टील से कंट्रीब्यूशन चाह रहे हैं VS दैट शुड बी लेस इक्वल टू आर लेसर देन that should be equal to or lesser than 8 under root of FC prime BWD. अगर VS जो यहाँ से आ रहा है VS यहाँ पे अगर वो इस वैल्यू से कम होगा इस वैल्यू से, तो इसका मतलब ये होगा कि VU इससे ऑटोमेटिकली लेसर हो जाएगा इस लिमिट से. यानी आपको एक्सेसिवली रिलाई नहीं करना चाहिए स्टील के ऊपर, तो उससे आप क्रैक विड्थ को कंट्रोल कर सकते. इसका दूसरे अल्फाज में ये मतलब बनता है अगर आपने मसलन VS को मैक्सिमम आपने कर दिया कि जी VS इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता VS, ठीक है जी. इसका मतलब ये बनेगा या आप समझ लें कि मैं कि डिज़ाइन में हम इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन है जो मैं ऊपर लिखी हुई थी ऐसे VC प्लस VS मैंने पहले डिस्कस किया था, हम डिज़ाइन में इसको ऐसे यूज़ करते हैं कि हम VU को और phi को एक तरफ ले जाते हैं. VU और phi शुड बी इक्वल टू और लेसर देन VC प्लस VS, और फिर हम लिख लेते हैं VU और phi माइनस VC शुड बी इक्वल टू और लेसर देन VS. इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं स्विच करूं साइड्स को, यानी इस वाली साइड को इधर लेकर जाऊं और इसको इधर लेकर जाऊं, तो मैं ज़ाहिर है
ये चेंज करोगे ना, वी एस शुड बी इक्वल टू आर ग्रेटर देन वी यू ओवर फाइव माइनस वी सी। ये हमारी रिक्वायरमेंट है डिज़ाइन की। यानी ये बेसिकली आपने जब स्टिरप्स देखने हैं कि स्टिरप्स मुझे कितनी चाहिए तो आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। फिर हमने बागे फर्दर इस पर डिस्कशन की थी कि फाइनली हम स्टिरप्स की स्पेसिंग कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन ये जो आंसर बनेगा, दिस आंसर, ये आपके पास जो आंसर बनेगा, मैं इसको अलग से लिख लेता हूँ, वी यू ओवर फाइव माइनस वी सी, दिस आंसर शुड बी इक्वल टू आर लेसर देन 8 अंडर रूट ऑफ एफ सी प्राइम बी डब्ल्यू डी। अगर ये आंसर इससे कम बनता, अगर ये बेसिकली क्या है आपका, आपके ये चीज़ है जो आपको वी एस आपको चाहिए, इतना मिनिमम वी एस आपको चाहिए स्टील से कंट्रीब्यूशन, इतना स्टील से, क्योंकि ये वी यू और फाइव लोडिंग वाली साइड आ गई, एक कंट्रीब्यूशन कंक्रीट की आपने निकाल दी, तो रिमेनिंग किसने देनी है, स्टील ने। स्टील के ऊपर अगर आपकी जो रिलायंस है वो इससे कम है तो इसका मतलब ये होगा कि क्रैक विड्थ एट सर्विस लोड कंट्रोल रहेगा। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल आपने ये कैलकुलेट किया ये वाली टर्म और वो इस टर्म से एक्सीड कर रही है, यानी लेट्स राइट इट डाउन, इफ वी यू ओवर फाइव माइनस वी सी इज ग्रेटर देन 8 अंडर रूट ऑफ एफ सी प्राइम बी डब्ल्यू डी, इसका मतलब ये है कि आप अब आपको you need more contribution from concrete to decrease the responsibility of steel. So how can you improve the contribution of concrete? You know that VC is equal to the simplest equation is 2 lambda under root of FC prime BWD. Now, considering that lambda is 1, look at the rest of the parameters. For example, you cannot change FC prime of concrete, which is usually difficult to change. So you will have to look at these parameters. What does it mean? It means you will have to increase cross-sectional dimensions. The cross-sectional dimensions are insufficient to effectively resist shear stress, shear loading. So you'll have to increase your cross-sectional dimensions. Increase cross-sectional dimensions. So this is basically a dimensional check. If you read the statement in the ACI code, it says that the cross-sectional dimensions will be so selected that this equation is satisfied. So of course it actually is, इसका मतलब ये एक चेक है क्रॉस सेक्शनल डायमेंशंस के ऊपर कि आपकी जो क्रॉस सेक्शनल डायमेंशंस हैं वो आपने एडिक्वेट ली हैं या नहीं ली हैं. सो दिस वाज अबाउट द एक्सेसिव क्रैक विड्थ्स. ये तो एक था ना कि आप जो आपका BW और D है वो आप लार्ज इनफ चूज़ कर दें. दूसरा वे ये हो सकता है क्रैक विड्थ को कंट्रोल करने का कि आप जो हमने पहले डिस्कस कर दिया कि आप नैरोवर स्पेसिंग चूज़ करें. उसके अंदर आपकी जो स्टिरप्स है वो नैरोवर क्लोजली स्पेस्ड हों. उसका तरीका हमने डिस्कस किया था कि आप मिनिमम यानी स्मॉलेस्ट डाया की बार यूज़ करें, मिनिमम ग्रेड यानी 40 ग्रेड यूज़ करें ताकि आपका एस कम हो. और फिर हमने डिस्कस किया था कि अच्छा एक और इसका तरीका ये हो सकता है कि हम हॉरिजॉन्टल रीइंफोर्समेंट यानी एक तो मसले मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके देता हूँ. अदर जो वेज हैं उनमें से अदर वेज ऑफ कंट्रोलिंग क्रैक विड्थ, अदरवाइज से मराद ये एडिशनल यानी ये ऊपर वाले जो क्राइटेरिया है ACI कोड का है so you have to follow this criteria, but other ways of controlling the inclined crack width are number one, closer stirrup spacing, and second is horizontal, may I write it down like this, skin reinforcement. Usually required in deep beams, slightly deeper beams.
in that case what we do is that ये तो आपको पता है ये वाली reinforcement you are happy with this you have no problem in knowing the reason of these reinforcements flexural reinforcement लेकिन यहाँ वाली जो reinforcement अगर मैं डालूंगा तो वो flexural क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस के पास होगी तो कोई ज़्यादा स्ट्रेस उसमें नहीं होगा इसका मतलब है कि कोई ज़्यादा फोर्स वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रही होंगी लेकिन ये जो reinforcement है this is basically that skin reinforcement इससे आपकी जो क्रैक विड्थ है वो रिड्यूस होगी बेटर क्रैक कंट्रोल इंक्लाइन क्रैकिंग की बात कर रहे हैं जो शेयर की वजह से प्रोड्यूस होती है चौथा जो शेयर फेलियर लिमिट स्टेट है वो है शेयर फेलियर ड्यू टू क्रशिंग ऑफ द वेब सो ये जो शेयर फेलियर लिमिट स्टेट है शेयर फेलियर ड्यू टू क्रशिंग ऑफ द वेब ये हमने डिस्कस किया था कि जो आर्च एक्शन है उसके अंदर ये होता है कि वेब जो है ये जो रीजन है ये एज ए कंप्रेशन स्ट्रट एक्ट करती है तो उसकी वजह से वेब क्रश हो सकता है डिफरेंट हमने कंडीशन फेलियर शेयर फेलियर मोड्स डिस्कस किए थे तो शुरू की जो डिस्कशन थी तो उसमें एक शेयर फेलियर लिमिट स्टेट है कि आपका वेब क्रश हो जाए वेब क्रश होने से बेसिकली अवॉइड कैसे किया जा सकता है उसकी अगेन वही बात है कि आपकी जो वेब की विड्थ है वो सफिशिएंट होनी चाहिए जनरली स्पीकिंग आपके जो क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन हैं वो सफिशिएंट होनी चाहिए तो जो क्राइटेरिया हमने इससे पहले डिस्कस कर दिया ये वाला क्राइटेरिया ये क्राइटेरिया अगर आप ये जो हमने डिस्कस किया कि आपका जो ये है ये वैल्यू है दिस वैल्यू शुड नॉट बी एक्सीडिंग दिस लिमिट जो VS है दिस शुड नॉट बी ग्रेटर देन 8 अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड है तो आपकी ये रिक्वायरमेंट भी ऑल सेटिस्फाइड हो जाएगी लास्ट जो शेयर फेलियर लिमिट स्टेट है वो है शेयर फेलियर ड्यू टू यील्डिंग ऑफ द टेंशन कॉर्ड हमने डिस्कस किया था कि टेंशन कॉर्ड से बेसिकली मुराद है ये जो आपके रीबार है फ्लेक्सुरल रीइंफोर्समेंट के लिए जो आपने डाली है हमने डिस्कस किया था कि अल्टीमेट स्टेज के ऊपर यहाँ पर जो टेंसाइल फोर्स है वो इस जगह जो मोमेंट है वहाँ से कंट्रोल होता है यानी इतना मोमेंट यहाँ पे होता है उसको अगर आप JD से डिवाइड करें तो उतनी टेंसाइल फोर्स यहाँ पे डेवलप होनी होती है ये डिटेल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं तो उसके जो है वो यानी इसका मतलब ये है कि जब आप यहाँ की रीइंफोर्समेंट डिज़ाइन कर रहे हो यहाँ वाली रीइंफोर्समेंट तो इस रीइंफोर्समेंट को डिज़ाइन करते हुए आपने मोमेंट ये वाला लेना है या दूसरे अल्फाज में ये मतलब हो जाएगा कि यहाँ पर जो इतना मोमेंट MU लग रहा है अप्लाइड मोमेंट उसको रेजिस्ट करने के लिए जितनी आपको यहाँ पे रीइंफोर्समेंट चाहिए वो रीइंफोर्समेंट आपने एटलीस्ट D डिस्टेंस तक आगे भी लेके जानी है यानी उसको D डिस्टेंस एटलीस्ट आपने कंटिन्यू करना है जहाँ आपको नहीं भी फ्लेक्सुरल रिक्वायरमेंट के मुताबिक वहाँ पर आपको उसकी ज़रूरत नहीं भी है तो ठीक है सो ये अगेन हम जाके डेवलपमेंट लेंथ के अंदर फर्दर इस पर डिस्कशन करेंगे लेकिन यहाँ मैं चाह रहा था कि मैं इसको सिर्फ जस्ट ब्रीफ समरी के तौर पे मैंने आपके सामने रखा है बाकी डिटेल हम जब डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट और एंकरेज को नेक्स्ट चैप्टर के अंदर तो वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो ये हमारे शेयर फेलियर के 5 लिमिट स्टेट्स को डिस्कस कर दिया है लिमिट स्टेट का वर्ड आपने वैसे मैंने सारी डिस्कशन कर ली है आई होप आप समझ सकते हैं लिमिट स्टेट का वर्ड हम यूज़ करते हैं कि एक अगर वो इवेंट आ जाए वो इवेंट हैपन हो जाए इसका मतलब ये है कि आपका सादा अल्फाज में कह लें कि आपका फेलियर हो गया यानी डिफरेंट बेसिकली फेलियर वेज हैं जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं तो आज की वीडियो बस यहीं तक इसको एंड करने से पहले मैं एक चीज़ बस यहीं पे कंप्लीट करना चाह रहा हूँ ये टाइप्स ऑफ वेब रीइंफोर्समेंट आल तो हम नाम तो लेते रहे लेकिन बस फॉर्मलाइज करने के लिए मैं इसको लिख रहा हूँ फर्स्ट है स्टिरअप्स और टाइज नॉर्मली स्टिरअप्स का वर्ड बीम्स के अंदर हम यूज़ करते हैं टाइज का वर्ड कॉलम में यूज़ करते हैं कॉलम के अंदर भी शेयर लेटरल लोडिंग की वजह से शेयर प्रोड्यूस हो सकती है और उसको फिर उसके लिए जो टाइज आप रूटीन में डालते हैं जिन्होंने बेसिकली फ्लैग जो वर्टिकल जो आपकी लॉन्गिट्यूडनल बार से उनको रिस्ट्रेन करने के लिए आपने रूटीन में डाले होते हैं लेकिन अगर लेटरल लोडिंग लगे तो फिर टाइज ने एज स्टिरअप भी काम करना होता है तो हम तो मतलब स्टिरअप्स और टाइज दोनों जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं एज
वेब रीइंफोर्समेंट, ये ज़ाहिर है परपेंडिकुलर टू दी एक्सेस ऑफ द मेंबर होगी, यानी ज़ाहिर है आपने जो टाई डालनी है वो इस तरह से वर्टिकल, जिसको हम कह सकते हैं, यानी वर्टिकल का वर्ड बीम के लिए हम कहेंगे वर्टिकल स्टिरअप्स, लेकिन अगर हम कॉलम की बात करेंगे तो फिर ज़ाहिर है यही जो स्टिरअप्स हैं ये हॉरिजॉन्टल हो जाएंगी। लेकिन इन एनी केस हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि ये जो स्टिरअप है या जो टाई है ये एक्सिस ऑफ द, ये अगर हम इसका एक्सिस है, एक्सिस के परपेंडिकुलर हैं, तो बजाय इसके कि हम वर्टिकल स्टिरअप्स का वर्ड यूज़ करें, हम स्टिरअप्स आर टाइज परपेंडिकुलर टू द मेंबर एक्सिस का वर्ड यूज़ करते हैं ताकि हम कॉलम्स को भी इंक्लूड कर सकें। सेकेंडली एक टाइप की रीइंफोर्समेंट है वेल्डेड वायर फैब्रिक। यहाँ पे मैंने देखी तो नहीं कहीं, लेकिन ये भी पॉसिबली यूज़ की जा सकती है। ये मतलब कि जैसे अब स्टील का समझ लें कि जिस तरह झाली होती है उस टाइप की आप बना सकते हैं। नॉट सो कॉमन बट एनीवेज, दूसरा अगेन जो कि कॉमन नहीं है बट स्टिरअप्स इंक्लाइंड एट 45 डिग्री, दिस आर दिस, ठीक है, 45 डिग्री इंक्लाइंड स्टिरअप्स, ठीक है, मेंबर का जो एक्सिस है उसके साथ 45 डिग्री इंक्लाइंड स्टिरअप। इनके ऊपर हम डिस्कशन कर चुके हैं कि ये साइज़िफिक एरियाज के लिए स्पेशली अनफिट हैं और दे मस्ट बी इंटरसेप्टिंग द क्रैक्स परपेंडिकुलरली। जिस क्रैक, ये ना हो कि अगर क्रैक इस तरह है और आपने ये स्टिरअप भी ऐसे ही डाल दी तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं। स्टिरअप्स के पर क्रैक के पर एक्सपेक्टेड क्रैक जो लोकेशन है उसके परपेंडिकुलर, और इसमें दो नुकसान है, एक तो साइज़मिक में ये इनफेक्टिव हो जाएगा स्ट्रेस रिवर्सल की वजह से, दूसरा नुकसान ये कि इसमें बड़ी क्लोज सुपरविजन की ज़रूरत पड़ेगी। कहीं जो साइट पे लोग डाल रहे हैं उसको वो गलती से ये एंगल जहाँ देना था वहाँ पे ये वाला एंगल दे दें या वाइस वर्सा, इसको चेंज ना कर दें तो फिर वो इनफेक्टिव हो सकती हैं। सो ये इसलिए इतना ऑप्शन, ये कॉमन ऑप्शन नहीं है। दूसरा हमने एक डिस्कशन की थी शुरू में कि जो बार्स हैं एक कट ऑफ मेथड होता है, एक बेंट अप ऑप्शन होता है। बेंट अप ऑप्शन में हम जो बॉटम रीइंफोर्समेंट है जब वो रिक्वायर्ड ना हो तो हम उसको टॉप पे ले जाते हैं। ये मैंने मतलब कि आपको एंड डिसकंटिन्यूस दिखाया, लेकिन ये आगे लेट्स से अगर कंटिन्यूस जा रही बीम तो फिर इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो लेकिन अब इसमें अब ये जहाँ पे इंक्लाइंड इसका रीजन है यहाँ पे ये आल्सो इट आल्सो सर्व्स एज shear reinforcement, यानी एडिशनली ये आपको reinforcement प्रोवाइड करता है। इफ़ डिज़ाइनर वांट्स ही कैन कंसिडर द कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस इंक्लाइंड पोर्शन यूजिंग दी, जो हमने शुरू में डिस्कशन की थी VS की जो डिस्कशन हमने की थी जहाँ हमने इंक्लाइंड स्टिरअप्स को भी डिस्कस किया था, उस फार्मूले को यूज़ करके वो यहाँ से भी कंट्रीब्यूशन ले अगर कंसिडर करना चाहे तो कर सकता है, बट ऑफन दिस इज़ नेग्लेक्टेड। इसको नेग्लेक्ट, ये आप समझ लें कि रिजर्व में आपकी कैपेसिटी या स्ट्रेंथ आपके पास है, लेकिन हम इसको कैलकुलेशन में नॉर्मली नेग्लेक्ट करते हैं। तीसरा है कॉम्बिनेशंस ऑफ स्पाइरल्स। ये कॉलम के अंदर डिटेल में पढ़ लेंगे स्पाइरल्स के बारे में। सर्कुलर टाइज, अगर सर्कुलर कॉलम है तो उसको रेक्टेंगुलर टाई तो नहीं लगाएंगे ना, फिर सर्कुलर टाई ही लगाएंगे, तो इसलिए सर्कुलर टाइज एंड हूप्स, ठीक है, वी विल डिस्कस देम व्हेन वी डिस्कस कॉलम्स।